आ रही है। हेलो यस सर। कोई बंदा बोल के दसो ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज आ रही है? यस सर, आंधी पे ही है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हेलो यस सर। चले शुक्र है किसी ने जवाब तो दिया। आप लोग अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं। वैसे सबने म्यूट किया हुआ। हाँ जी, तो आज हमने डिस्कस करना है रिमेनिंग जो IAS 37 की हम उस दिन बात कर रहे थे, प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। अच्छा, ये स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है एक और स्टैंडर्ड के साथ, दैट इज IAS 10 इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट। मतलब इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट कौन से इवेंट्स होते हैं? जो बैलेंस शीट डेट, लाइक फॉर एग्जांपल ईयर एंड फॉर कंपनी इज 31 दिसंबर, जो बैलेंस शीट डेट से लेके उसकी एक्चुअल ऑथोराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दरमियान के इवेंट होते हैं। ऑथोराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन करता है फॉर इशुएंस? शेयर डायरेक्टर्स। होल्डर्स अल्टीमेटली उसको अप्रूव करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो वो जो पीरियड दरमियान में होता है उस पीरियड में कई इवेंट्स होते हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में एक लिस्टेड कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसने विद इन 4 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रेजेंट करने हैं टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो इसलिए वो अगर आप वर्क बैक करें तो 21 डेज का नोटिस आपका AGM का होता है, जिसमें अल्टीमेटली ऑथोराइज होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे पीछे अगर आप जाते हैं तो 7 दिन का नोटिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का होता है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस होते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट ये 1 महीना तो मीटिंग्स के लिए चाहिए होता है टू क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑथोराइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अलावा ऑडिट होना होता है, उसमें भी 1 से 2 महीने लग जाते हैं। एंड देन फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे पहले ही, ऑडिट से पहले उनको क्लोज किया जाता है। फाइनल एंट्रीज डाली जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो उसमें भी तकरीबन 1 महीना लग ही जाता है। तो इसलिए अगर 31 दिसंबर किसी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का ईयर एंड है, तो नॉर्मली वो मार्च अप्रैल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके फाइनल होते हैं। तो वो जो पीरियड होता है, मतलब ईयर एंड से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनल होने तक का, उसे हम कहते हैं जी पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स। उसमें जो होते हैं, इसके अलावा आप उनको इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट के नाम से, ये एक स्टैंडर्ड है IAS 10, वो इसको डिस्कस करता है। उसको आप देख सकते हैं फिर कि इसके दरमियान में होने वाले इवेंट्स को आप किस तरीके से डील करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अच्छा, हमारा फोकस होगा बेसिकली उसी ईयर एंड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि जो 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ था, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इन इवेंट्स का जो ईयर एंड के बाद हुए हैं,
और वो ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हुए। अच्छा, इसमें होने वाले इवेंट्स दो तरह के होंगे। एक तो आपके रेगुलर बिजनेस के इवेंट्स हैं, जैसे 31 दिसंबर को भी सेल हुई है, 1 जनवरी को भी सेल्स परचेज हो रही हैं, 31 दिसंबर को भी कुछ एक्सपेंसेस हुए थे, 1 जनवरी को भी एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं। तो वो तो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं, जाहिर है जो अगले साल से रिलेट कर रही होंगी उनका इम्पैक्ट अगले साल में आएगा, जो पिछले साल में हो गई थी उनका पिछले साल में इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका लास्ट ईयर में इम्पैक्ट आता है जाके, इसलिए हम इस पोस्ट पीरियड में होने वाली ट्रांजैक्शंस को दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। एक ऐसी ट्रांजैक्शंस या ऐसे इवेंट्स जो हमें ईयर एंड के ऊपर किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या किसी इवेंट के की एग्जिस्टेंस को फर्दर कंफर्म करते हैं, वो एडजस्टिंग इवेंट्स हो जाते हैं। और एक ऐसे इवेंट्स जो कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती ईयर एंड के ऊपर, उनसे रिलेट कर रहे होते हैं, उनको हम नॉन एडजस्टिंग कहते हैं। एडजस्टिंग का मतलब क्या है कि हम उनकी एडजस्टमेंट्स करेंगे लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही। नॉन एडजस्टिंग का मतलब क्या है कि हम उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बल्कि हो सकता है कि उनमें से कुछ इतने मटेरियल हों को उन्हें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करें, क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले साल की फाइनल होकर शेयर होल्डर्स के पास नहीं गई हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट्स की जा सकती होती हैं। तो इसलिए ऐसा इवेंट जो तो एडजस्टिंग नेचर का होगा उसको तो हम एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जो एडजस्टिंग नेचर का नहीं होगा बट स्टिल मटेरियल होगा, ऐसा होगा कि उसको जानने या ना जानने से इकोनॉमिकल डिसीजन स्टेक होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का चेंज हो सकता है, तो फिर हम उसे डिस्क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट से रिलेटेड एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन नजर आता है। ये क्वेश्चन मिक्स अप किया हुआ होता है उसने IAS 37 के साथ ही, हमेशा ही ये वहाँ पे एग्जाम्स में आपको नजर आता है। तो आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि क्या ये इवेंट या ट्रांजैक्शन फर्दर एविडेंस दे रही है कि इट वाज इन एग्जिस्टेंस एट द ईयर एंड, तो फिर तो ये एडजस्टिंग हो जाएगा, अदरवाइज ये नॉन एडजस्टिंग होगा। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने मिस्टर ए से पैसे लेने थे, फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट, और वो आपका ईयर एंड था 31 दिसंबर, 28 फरवरी को उसने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया और वो बैंकरप्ट हो गया। अब क्या ये जो बैड डेट्स हैं ये लास्ट ईयर से रिलेट कर रहे हैं या ये बैड डेट करंट ईयर में चार्ज होने चाहिए? तो उसमें लास्ट ईयर। जवाब ये आता है जी कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये कंडीशंस, जिन कंडीशंस के अंदर ये बैड डेट हुआ है, ये ईयर एंड पे थी या अभी हुई। शुक्र अल्लाह। अच्छा, अब ये बंदा तो बैंकरप्ट हुआ था, इसी तरीके से एक और साहब थे, उनका कुछ सर्टन लॉसेस हो गया सडनली, ही हैड अ फायर एट हिज फैक्ट्री, और उससे हमारी एक्स अमाउंट रिसीवेबल थी, ये मिस्टर बी थे, ये उनकी फैक्ट्री में आग लग गई फरवरी में ही, और उन्होंने भी, और वो भी पैसे नहीं दे सकेंगे अब हमारे, वो भी बैड डेट हो गया। अब ये दो लोग हैं, एक ऐसा बंदा जो बैंकरप्ट डिक्लेयर हुआ है फरवरी के अंदर, उससे हमारे 31 दिसंबर पे रिसीवेबल्स थे, हमें डिसीजन लेना है कि क्या वो बैड डेट पिछले साल से रिलेट कर रहे हैं या इस साल से रिलेट कर रहे हैं। और एक ऐसे कस्टमर हमारे जिनके वेयर हाउस में आग लगी है फरवरी के अंदर, और उनका इतना लॉस हो गया है कि अब वो हमें पैसे पे नहीं कर सकते, उसका भी हमें डिसीजन लेना, ये मिस्टर बी हैं, कि क्या इनका ये बैड डेट पिछले साल से रिलेट कर रहा है या इस साल से रिलेट कर रहा है। तो हमारा फोकस होना है कि ये जो इवेंट हुआ है, जो जिसमें वो बैड डेट डिक्लेयर हो रहा है, क्या ये इवेंट 31 दिसंबर पे एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था। सो एज फार एज बैंक्रप्सी इज कंसर्न, तो बैंक्रप्सी तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है,
बंदा एक दिन में खाली नहीं होता, बंदा मुसलसल फजूल खर्चियां करता है तो उसके बाद जाके बैंकरप्ट होता है, इतनी आसानी से नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि बैंकरप्सी वाला जो भी बैड डेट होगा वो एक एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो 31 दिसंबर को भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसलिए उस बैड डेट को हम प्रीवियस डेट्स में ले जाके, लास्ट ईयर में ले जाके एक एडजस्टिंग इवेंट के तौर के ऊपर एडजस्ट कर देंगे और बैड डेट को चार्ज कर देंगे 31 दिसंबर वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके बरक्स जो दूसरे साहब हैं, जो मिस्टर बी हैं, वो भी बैड डेट हो गए हैं और उनका भी प्रॉब्लम यही है कि ही कैन नॉट पे, बट द थिंग इज दिस के he cannot pay due to an event or incident which was not in existence at the year end. Why? क्योंकि उसके वेयर हाउस में आग लगी है। वेयर हाउस में आग 31 दिसंबर को नहीं लगी हुई थी जो आहिस्ता आहिस्ता फैल के 28 फरवरी तक पहुंची है, वो 28 फरवरी को ही लगी है। मतलब ये है कि ये वाला इवेंट इन एग्जिस्टेंस नहीं था ईयर के ऊपर, तो इसको ले जाके पिछले साल में एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस इवेंट को इसी साल में आपको एडजस्ट करने चाहिए और बैड डेट चार्ज करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से एक और एग्जांपल इन्वेंट्री से रिलेटेड आ जाती है और आप अक्सर उसको देखेंगे कि इन्वेंट्री की एक जो है वो इंफॉर्मेशन उसने अक्सर आपको दी हुई होगी। इन्वेंट्री को जो स्टैंडर्ड डील करता है, यू पीपल नो द नेम, IS2 है, जो कहता है आपने इन्वेंट्री को कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर उसके ऊपर वैल्यू करना है ईयर एंड के ऊपर। और NRV क्या होती है? सेल्स लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ ईयर एंड के ऊपर 31 दिसंबर को आपके पास किसी प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स पड़े हुए थे, आपके लिए उनकी कॉस्ट जो थी वो 5 रुपए पर यूनिट थी। ठीक है, इसको हम जरा लिख लेते हैं, लिख के करते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। वैसे आज आप लोगों को किसी का माइक नहीं शायद चल रहा और मुझे कुछ नहीं आइडिया हो रहा कि आप लोग किधर हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपको? ट्राई करके देखें ये कैसा है, ये हमें ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा। Yes, this is better. Events after balance sheet. किसी बच्चे ने कुछ टाइप किया है चैट में, तो देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है। सर हम बोल रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही, ये क्या है? अच्छा, लोग बोल भी रहे हैं और मुझे आवाज नहीं आ रही। आप जरा बोलें। हेलो जी जी सर। सर। अरे यार, शुक्र है आप लोगों की आवाज आई, मैं तो ऐसे दीवार से बातें कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना स्पीकर बंद किया हुआ था। इसे कहते हैं सुबह सुबह उठ के नींद में पढ़ाना। और पता, मैं पूरा परेशान था कि इन लोगों की तो किसी की आवाज नहीं आ रही, तो मैं किससे बातें कर रहा हूँ, ये मैं क्या बोलूँ सर। चलें, अब मुझे आइडिया होगा। हाँ जी, तो हम बेसिकली आज इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट को डिस्कस कर रहे हैं। एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लिंक है IS 37 के साथ, प्रोविजंस के साथ, और इन दोनों का क्वेश्चन जो है वो हमेशा मर्ज होके इकट्ठा आता है। तो इसलिए हम इसको अब डिस्कस कर रहे हैं। उस दिन भी हम जो एग्जांपल्स कर रहे थे क्वेश्चन बैंक से, उसमें कुछ जो सिनेरियोज थे वो IS 37 से कनेक्टेड थे और कुछ सिनेरियोज उसमें से IS 10 से रिलेटेड थे। वैसे आप लोगों को अभी व्हाइट बोर्ड ही नजर आ रहा है ना? यस सर। जी सर। अच्छा जी। अब ये जो इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट हो सकते हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किए, इसमें से कुछ एडजस्टिंग हो सकते हैं और कुछ नॉन एडजस्टिंग भी हो सकते हैं। एडजस्टिंग कौन से हैं? जो हमें फर्दर एविडेंस दे रहे हैं कि ये स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी। और नॉन एडजस्टिंग कौन से हैं? ये जो ऐसा कोई एविडेंस नहीं दे रहे और वो
इवेंट्स या वो कंडीशंस जो हैं वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, अभी हमने एक एडजस्टिंग की बात की थी कि एक बैंक्रप्सी हो गई है किसी कस्टमर की, और वो किस लिए हुआ है बैंकरप्ट। ज़ाहिर है बैंकरप्सी के लिए आपको माशाल्लाह से बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो अचानक नहीं होता। इसलिए क्या हुआ होगा, वो बंदे ने बड़ी मेहनत की होगी, तो वो ईयर एंड के ऊपर ही बैंकरप्ट हो चुका होगा। तो उसके जो बैड डेट हुआ है वो पिछले साल से रिलेट कर रहा होगा। इसी तरीके से हमने एक और बंदे की बात की थी कि वो भी बैड डेट हो गया है हमारा, और हमें समझ में वो भी फरवरी में आया है। हमारा ईयर एंड फॉर एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो 31 दिसंबर है। तो उसने भी जो इतनी मेहनत की है वो उसने फौरन फरवरी में की है। वो पहले से इन कंडीशंस में नहीं था कि वो बैड डेट हो जाएगा। वो क्यों इतनी देर के बाद हुआ है जनाब, इतनी मेहनत उसने क्या की है, एक्चुअली उसने अपने वेयर हाउस में आग लगाई है जो फरवरी में लगी है। उससे पहले वो इस कंडीशन में नहीं था। अच्छा, अब आपको मैं डिस्कस कर रहे थे हम IS2 को भी, कि हम जो इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं तो वी वैल्यू इट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो कॉस्ट किसी भी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कुछ, अब मुझे समझ में आने लग गया है कि इस वाइट बोर्ड को मैंने कैसे यूज करना है। वाह जी वाह, टेक्नोलॉजी की समझ आ गई तो मैं तो चांद पे चला जाऊंगा। अच्छा जी, वापस ड्रा कैसे करना है, वापस पेन किधर गया मेरा। तो अब हम बात कर रहे थे कि IS2 के मुताबिक हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना पड़ता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो हम अभी उसकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम उसको वैल्यू करेंगे। अच्छा, IS2 की वैल्यू क्या है? स्क्रीन नजर आ रही, पेन कैसे पकड़ना है मैंने दोबारा से, पेन ही गवाच गया। लेजर को दोबारा से प्रेस कर देते हैं। तो वाह, ये वाइट बोर्ड इसलिए भी मुसीबत है, ये छेड़ के मैंने और ज्यादा प्रॉब्लम कर ली। पेन ही गवा चुका है बच्चे हैं। ड्रॉ तो आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है, सिलेक्ट भी आ रहा है, पेन उधर गया, स्पॉटलाइट है, अंडू 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 फ्री जाऊँ तो पेन पे पहुंच जाऊंगा नहीं। इसको बंद कर दूंगा, दोबारा से खोल लूंगा। नोट पैड ही अच्छा था मेरा, अल्लाह को लग गया। हाँ जी, इसी में हम रहते हैं, नोट पैड एटलीस्ट समझ में तो आता है। IS2 कहता है जी हमने अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब हमारे पास मैं कहता हूँ जी ईयर एंड के ऊपर कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो हम उसको किस तरीके से वैल्यू करेंगे। हमारे पास पड़े हुए हैं 10 यूनिट्स, हमने खरीदा था एक यूनिट 5 रुपए का, कॉस्ट वाज 50। दिस वाज द इन्वेंट्री 31 दिसंबर के ऊपर इन्वेंट्री थी हमारी। हमने क्या किया, हमने इसको वैल्यू कर दिया कॉस्ट के। अब हम इसकी NRV कैसे फाइंड करेंगे। NRV होती क्या है इसकी, सेल लेस कॉस्ट टू सेल। अब हमने जब इसकी NRV फाइंड की तो कैसे पता लगेगी, ईयर एंड के बाद हम ये आइटम जो है वो 7 रुपए में बेच रहे हैं, और इसको सेल करने के ऊपर हमें कमीशन देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और इसको रेडी टू सेल करने के लिए पैक करना पड़ रहा है। वो सारी जो कॉस्ट आ रही है वो 3 रुपए आ रही है।
तो नेट ये आइटम हमारे लिए 4 रुपए जनरेट कर रही है। हमारे पास 10 आइटम्स थी और इसकी एनआरवी हमारे पास कितनी हुई? 40। अब ये जो सेल का इवेंट है ये बेसिकली ईयर एंड के बाद है। हम ये सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 10th जनवरी को, ईयर एंड हो चुका है। तो अगेन वही बात है कि क्या ये जो सेल का इवेंट है ये हमें एविडेंस दे रहा है कि दिस इवेंट वाज इन एग्जिस्टेंस, या ये इंसिडेंस इन एग्जिस्टेंस था एट द ईयर एंड या नहीं। एक और इससे मिलती जुलती बात मैं पहले करूंगा, उसके बाद इस पॉइंट पे आऊंगा। ये इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी थी 10 यूनिट्स की, हमारी बुक्स में कितने पे वैल्यू हुई है जी? 50 में। अब इसी तरीके से यही इन्वेंट्री जो है जिस वेयर हाउस में पड़ी थी वहां पर फायर इंसिडेंस हो गया। अब फायर इंसिडेंस हुआ है 10th जनवरी को। फायर इंसिडेंस के अंदर ये हमारी जो है वो इन्वेंट्री वो इफेक्ट हो गई, डैमेज हो गई, और इसमें से 5 यूनिट्स जो हैं अब सिर्फ स्क्रैप हो सकते हैं 2 रुपए में, और बाकी के 5 यूनिट्स जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो रह गई है अब, क्योंकि वो ख़राब हो गए हैं 3 रुपए 1 यूनिट के मुताबिक। मतलब 10 और 15 ये इन्वेंट्री रह गई है 25 रुपए की। एक इवेंट ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये। अब पहले ऑप्शन की पहले बात करते हैं कि हमारी बुक्स में वो इन्वेंट्री आ रही है 50 रुपए की, और हम उसको ईयर एंड के बाद 7 रुपए में बेच रहे हैं 1 यूनिट को, जबकि 3 रुपए हमारी कॉस्ट लग रही है उसको बेचने पे। तो हम सिर्फ 40 रुपए रिकवर कर पा रहे हैं इन्वेंट्री पे, जबकि इन्वेंट्री हमारी बुक्स में नजर आ रही है 50 की। तो क्या हमें ईयर एंड के ऊपर ही इस इन्वेंट्री को एनआरवी पे ले जाना चाहिए 40 रुपए पे या नहीं? तो इसमें स्टैंडर्ड कहता है, या हमारी भी समझ में ये बात आती है कि ये इन्वेंट्री की वैल्यू ईयर एंड पे ही कम हो चुकी हुई थी, क्योंकि कोई ऐसा स्पेसिफिक इवेंट ईयर एंड के बाद नहीं हुआ कि जिससे इसकी वैल्यू कम हुई हो। ये इन्वेंट्री बाद में सेल हो रही है, लेकिन ये जो लेस वैल्यू में सेल हो रही है ये हमें एविडेंस दे रही है कि ईयर एंड के ऊपर ही इन्वेंट्री जो है हमारी वो ओवर स्टेटेड है, वो एट इट्स प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको ईयर एंड के ऊपर ही एनआरवी पे ले जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे? 10 रुपए से अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर देंगे। जब हम इन्वेंट्री की वैल्यू को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो दूसरा इवेंट हुआ है कि हमारी इन्वेंट्री जो है उसको वेयर हाउस में आग लग गई है और वो इन्वेंट्री जो है वो ख़राब हो गई है 10th जनवरी को, उसकी अब रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 25 रुपये रह गई है, जबकि यही इन्वेंट्री हमारे पास ईयर एंड के ऊपर 50 रुपये में नज़र आ रही थी। तो ये जो इवेंट हुआ है फायर वाला, दिस वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द ईयर एंड। ये एक स्पेसिफिक इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, इसलिए ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये एक एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, इसको हम पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड में ही डील करेंगे। मतलब अगले साल में तो एक्सपेंस आउट करेंगे, इसको पिछले साल में ले जाके डील करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर ये एक मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो ऐसी सूरत में हम इसे डिस्क्लोज जरूर कर लेंगे। अच्छा, अब और आपके जहन में क्या आइडियाज आ रहे हैं जी ऐसे इवेंट्स के बारे में? एक और इवेंट मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है जी कि आपका एक नॉन करंट एसेट है जो इम्पेयर हो गया है आफ्टर द ईयर एंड। आपको उसका पता चला है जी कि एसेट की रिकवरेबल वैल्यू जो है दैट इज लेस देन इट्स कैरिंग वैल्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से ये वैल्यू सडनली चेंज हुई है, लाइक कोई फायर, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उस एसेट के साथ। तो ऐसी सूरत में वो एडजस्टिंग होगा, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी वैल्यू कम हुई है तो वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। हाँ जी, एक और इसने भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक और बात हमने उस दिन भी की थी जो कि वो भाई साहब दिसंबर में हमारे पास आए और खाना खाया, हम रेस्टोरेंट के बिजनेस में थे, और उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने जाके जनवरी के स्टार्ट के ऊपर हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो हमने देखना ये है, फिर हमने अपने लॉयर से पूछा कि भाई क्या हालात हैं, हमें इसमें कंपनसेशन तो नहीं देना पड़ेगी? उसने बताया जी कि आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब ये हमें देखना है कि क्या ये 5 लाख रुपया हमें
जनवरी से ऑनवर्ड इसी ईयर के एक्सपेंसेस में चार्ज करना चाहिए या 31 दिसंबर वाले लास्ट ईयर में चार्ज करना चाहिए। तो उसमें बात ये आती है कि अगर तो ये पिछले साल से रिलेट कर रहा है इवेंट जिसकी वजह से ये प्रोविजन बन रही है, ये जिसकी वजह से ये एक्सपेंस होना है, तो फिर हम इसको प्रीवियस ईयर में ही एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे और प्रोविजन बना देंगे। और अगर ये एक इवेंट ऐसा है जो ईयर एंड के बाद हुआ है, देखा जाए केस तो बाद में फाइल हुआ है लेकिन जिस वजह से केस फाइल हुआ है वो लास्ट ईयर के अंदर ही है, तो इसलिए ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। हमें लास्ट ईयर के एंड के ऊपर प्रोविजन बनानी चाहिए बजाय इसके कि करंट ईयर में इस एक्सपेंस को चार्ज करें। ठीक है जी, ये आई होप थिंग्स आर क्लियर विद यू। इसी तरीके से इम्पेयरमेंट हमने डिस्कस की है और डिटर्मिनेशन। हाँ, बाज़ ज़ात क्या होता है किसी एसेट को हम खरीद लेते हैं लेकिन उसकी अभी कॉस्ट फाइनल नहीं हुई होती, साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन फाइनल होती जाती है हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो ये भी जो अगर ईयर एंड के बाद कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें तो हम उसको प्रीवियस ईयर के एंड के ऊपर ही एडजस्ट कर देंगे। कोई एरर आ जाता है तो वो भी एक एडजस्टिंग इवेंट ही होगा। हाँ जी, other examples of adjusting events, sale of inventory after the end of reporting for less than its carrying value, ये भी बात हमने अभी की है कि एनआरवी पे इन्वेंट्री को वैल्यू करना पड़ सकता है। अमाउंट रिसीव्ड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लीगल और इंश्योरेंस क्लेम, बिल्कुल ये भी पिछले साल में आपको प्रोविजन बनाई हुई होती है आपने। परमानेंट डिसमेंटलिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रायर द ईयर एंड, आप किसी प्लांट को डिसमेंटल कर रहे हैं ईयर एंड के ऊपर, अगर आप किसी सेक्शन को क्लोज कर रहे हैं और वो डिसीजन प्रीवियस ईयर में ही हो चुका था तो रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बन जाएगी। अगर इस साल में वो डिसीजन होकर पब्लिक हुआ है तो फिर आप सिर्फ उसका डिस्क्लोजर दे देंगे। हाँ जी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में क्या हो सकते हैं? आफ्टर ईयर एंड किसी एसेट की वैल्यू चेंज हो, जैसे फायर का इंसिडेंस हुआ है ईयर के बाद हुआ है और आपने कोई सब्सिडरी बेच दी है, खरीद ली है, किसी ऑपरेशन को बंद करने का सोच लिया है, ये सारी चीज़ों के आप डिस्क्लोजर्स तो देंगे ईयर एंड के ऊपर लेकिन आप उसको प्रीवियस ईयर में ले जाके एडजस्ट नहीं करेंगे। जैसे ये डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट है जी, वही फायर की वजह से किसी भी वजह से लिटिगेशन आपके अगेंस्ट शुरू हुई है ईयर एंड के बाद, अगर इवेंट पिछले साल में नहीं था वो तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, डिविडेंड, एक वक्त होता था कि हम डिविडेंड की प्रोविजन बना देते थे। डिविडेंड नॉर्मली प्रपोज होता है बोर्ड की मीटिंग में और अप्रूव होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो फाइनल डिविडेंड कंपनीज जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा रही होती हैं तो ऑडिट के बाद जब बोर्ड की मीटिंग होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें नॉर्मली फाइनल डिविडेंड जो है वो प्रपोज किया जाता है। और जो उसके बाद एजीएम होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज की जाती हैं उसमें वो अप्रूव होता है और फिर पेमेंट होती है। तो पहले एक वक्त होता था कि जब उस प्रपोज डिविडेंड को एडजस्टिंग इवेंट के तौर के ऊपर हम प्रीवियस ईयर में ले जाके प्रपोज डिविडेंड के तौर के ऊपर शो कर देते थे। अब स्टैंडर्ड में ये चेंज आ गई हुई है आईएस 10 के अंदर और वो कहता है जी कि आपने प्रपोज डिविडेंड को रिकॉर्ड नहीं करना प्रीवियस ईयर में ले जाके, वो नेक्स्ट ईयर में ही आपने रिकॉर्ड करना है क्योंकि डिविडेंड अल्टीमेटली अप्रूव हो रहा होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। और एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो आपकी ईयर एंड के बाद हुई है, इसलिए वो ईयर एंड के बाद ही हुआ है वो इवेंट और उसको नेक्स्ट ईयर में आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसलिए ये आपने ज़हन में रखना है, ये अक्सर क्वेश्चंस में वो करता है कि प्रपोज डिविडेंड की वैल्यू दे देता है। तो प्रपोज डिविडेंड इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट फॉर द लास्ट ईयर, बल्कि वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जो नेक्स्ट ईयर में आप उसको कंसिडर करेंगे। हाँ जी, गोइंग कंसर्न क्या होता है? वेरी वेल, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न पे बनाते हैं कि हम एक चलती चलाती कंपनी है, बंद नहीं हो जाएंगे। हम इसी बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसी बेस के ऊपर हम मुख्तलिफ एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आना शुरू हो जाएं कि उससे अंदाज़ा हो कि वो गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी तो हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बदल देते हैं और ब्रेकअप वैल्यूज के ऊपर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं जिसे हम रिकवरेबल वैल्यूज कह लें इन अदर वर्ड्स। तो गोइंग कंसर्न अगर नहीं रहे, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स आपके सामने आ जाते हैं ईयर एंड के बाद कि ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल कंपनी जो ये गोइंग कंसर्न हमारी कंपनी नहीं रहेगी, ये चलती हुई कंपनी नहीं रहेगी बल्कि ये बंद हो सकती है, तो फिर आप वो एक एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है और उसको फिर आप ब्रेकअप वैल्यू के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। ब्रेकअप वैल्यूज क्या होती हैं
कि आप एसेट्स की सारी वैल्यूज को जो पहले नजर आ रही होती हैं नेट बुक वैल्यूज, उनको चेंज कर देते हैं, उनको रिकवरेबल वैल्यूज पे ले जाते हैं सारे एसेट्स को, सारी लाइबिलिटीज को भी इसी तरीके से आप एडजस्ट कर देते हैं। क्योंकि आपको ये होता है कि जो भी अब आपका रिकवर होना है उस स्पेसिफिक एसेट या लाइबिलिटीज पे जो पेमेंट्स करनी है, उसके ऊपर ट्रू पिक्चर दिखा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि गोइंग कंसर्न की क्या कंडीशंस हो सकती हैं। पहली उसने दी है कि आपके सारे कस्टमर जो हैं उनके हालात बड़े माड़े हो गए और वो आपको पे नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप गोइंग कंसर्न नहीं रहेंगे। बात उसकी ठीक है। आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है और वो इतनी गिर गई है कि आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी है और वो मेजर इफेक्ट कर रही है आपके ऊपर। या आपका कोई नॉन करंट एसेट वगैरह है, उसका इस तरीके से कोई इशू आ गया है, या ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स में आपका लॉस हो गया है, या शॉर्टेज हो गई है वो सप्लाई की जो यूज़ करके आप चीज़ें बना रहे थे, या कोई ऐसा कंपेटिटर मार्केट में आ गया है जो अब आपको गोइंग कंसर्न नहीं रहने देगा, उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके पास नहीं है और यू वोंट बी एबल टू compete। मतलब ये कोई ऐसी कंक्लूसिव चीज़ नहीं है कि यही लिस्ट है जिसको आपने देखना है, ये सिर्फ एक जजमेंटल चीज़ है जिसको आपने अप्लाई करना है कि क्या कोई ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि कंपनी आप गोइंग कंसर्न नहीं होगी। तो इसमें बड़े क्लियर उसने जो है वो आपको वर्ड्स दिए हुए होंगे। ऐसे ही अजम्पशन नहीं ले लेनी कि उसके 100 कस्टमर्स में से एक कस्टमर अब पैसे नहीं दे सकता तो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। उसकी जो है वो इन्वेंट्री टोटल 50,000 की है जबकि नेटवर्थ कंपनी की जो 2 बिलियन की है, तो उसमें 50,000 की इन्वेंट्री जो है वो एनआरवी पे चली गई है तो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। ऐसी बात नहीं है। यानी कि जो मेजर इम्पैक्ट होगा अगर किसी चीज़ का कि वही मेन चीज़ है और उसको ही वैल्यू कोई नहीं रही, तो फिर वो गोइंग कंसर्न नहीं रहती, अदरवाइज कंपनी को कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये हमने सारी चीज़ें ये भी डिस्कस की हैं अभी कि एडजस्टिंग इवेंट कौन से हैं, नॉन एडजस्टिंग कौन से हैं। तो हमने जहन में क्या रखना है कि ऐसा इवेंट जो हमें फर्दर एविडेंस देगा अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंडीशंस एट द ईयर एंड, तो वो एडजस्टिंग हो जाएगा। और ऐसा इवेंट जो ऐसी कोई हमें एविडेंस नहीं दे रहा कि ये इवेंट ईयर एंड पे था या नहीं था, बल्कि वो पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड में ही वो इवेंट हो रहा है, तो वो नॉन एडजस्टिंग होगा। एडजस्टिंग इवेंट की सूरत में आप प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करेंगे, जबकि नॉन एडजस्टिंग की सूरत में आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी अली, मुझे लग रहा है कि तुम्हें फ्लू है अच्छा खासा, ऐसे ही है? कौन सा बच्चा है ये जो छींक रहा है, खांस रहा है? तो मैं जिशान, फ्लू नहीं है सर, हाँ नहीं, दिख जरा कोरोना। हल्का सा गला खराब है। भाई गला ही खराब है ना। यस सर। आई होप। आइसक्रीम बड़ी खाई है और साथ कोक वगैरह चलती रही है, तो उस वजह से। अच्छा, कॉक कहाँ चलती रही? मतलब सर क्या कोक चलती फिरती रही? पीने में है। तो साथ पी ली? अच्छा, किसी शादी पे गए थे? नहीं सर, शादी पे क्यों जाना, वैसे ही। घर पे बैठे आइसक्रीम खाई जा रहे हो? वेरी यस गुड। सर। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, मुझे भी भेज दो। सर भेज दे। हाँ यार, ये अच्छा आइडिया। कल ही हमारा एक क्लियरिंग एजेंट है, उसने मेरा एड्रेस घर का मांगा। पहले उसने मुझसे मांगा, मैंने उसको घुमा फिरा दिया, मैंने कहा पता नहीं क्या चाहता है, क्योंकि मैं उसको चेंज कर रहा हूँ एक्चुअली। तो बाद में मेरे जूनियर से जो है वो एड्रेस लिया और उसने काफ़ी सारी मिठाइयाँ शिठाइयाँ इस तरह की चीज़ें भेजी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही उसको मैं वापस कैसे करूँ। सर गुस्सा आप बहुत उसे आया था। वापस क्यों करनी है, आप उसे वैसे ही कट ऑफ कर रहे हैं तो कर दें। उसको तो मैंने कट ऑफ कर ही देना है, लेकिन अच्छी बात नहीं है ना। अब वो सर रिश्वत की किस्म की। वो रिश्वत दे रहा है आपको। हाँ, तो अब मैंने उसका हाल ये किया कि आई एम गोना कैरी इट विद मी टू माय ऑफिस। तो मैं वहाँ पूरे ऑफिस को खिलाऊंगा कि सब मिल ओके। के ये रिश्वत खाओ, ताकि सब मिल के इसके ऊपर जो है वो एक्शन ताकि लो। कल मैं कल अकेला ही को मैं कह नहीं। सकूं सबने खाई थी। मुझे सबने खाई है भाई। अच्छा जी, ये जरा हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल, जॉर्जिना वाला नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। जरा देखते हैं इसके वन बाय वन, हम इसके इवेंट्स पढ़ते हैं और हमारे से वो रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है। स्टेट विद रीजन द अबव शुड, हाउ अबव शुड बी ट्रीटेड इन जॉर्जिना's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। जरा हर बंदा एक एक इवेंट को पढ़े खुद से और उसको मुझे बताए कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते जाए
कि आप लोगों को क्या करना है, इवेंट नंबर 1 को क्या करना है, 2 को क्या होना है और 3 एंड 4 सर को क्या। यही डिस्कस ना कर ले। चलो यही कर लेते हैं ताकि आप लोग माशाल्लाह से और लेजी हो। नो सर। अच्छा, जॉर्जिना इज फेसिंग अ लिटिगेशन फॉर डैमेजेस फ्रॉम अ कस्टमर। कस्टमर ने एक लिटिगेशन फाइल कर दिया आपके अगेंस्ट फॉर सप्लाई ऑफ फॉल्टी गुड्स ऑन 1 सितंबर 2015। आपका ईयर एंड क्या है, पहले ये हमेशा जहन में रखना है। आप अगर रिक्वायरमेंट में जाके चेक करें तो ईयर एंड है 30 सितंबर 2015। 2015। और आपने चीज़ें कब सप्लाई की हैं, 1 सितंबर 2015 को। इसका मतलब ये है कि ये पिछले प्रोविजन साल की। से रिलेट कर रही हैं चीज़ें। ठीक है। अच्छा, और भी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि एक आध ऐड हुआ, तो ये कौन है, बड़े टाइम से आया जो, चलें। ओके। क्लेम which is for 500,000 was received on 15th October। क्लेम कब आया, 15 अक्टूबर को। अच्छा, Georgina's legal advisor considered that Georgina is liable and it is likely that this claim will succeed। On 25th October 2015, Georgina sent a counterclaim to its suppliers for rupees 400,000। Georgina's legal advisors are unsure whether or not this claim will succeed। अच्छा, हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब भी आप प्रोविजन की बात कर रहे होंगे तो अगर उसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है या आपको लग रहा है कि वो क्लेम आपका सप्लायर फर्दर आपको कंपनसेट करेगा, तो उसको आपने प्रोविजन से लिंक नहीं करना। प्रोविजन अलग से बननी है। वो एक आपका एसेट अलग से हो सकता है कि आपका राइट इस्टेब्लिश होगा तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट नहीं करनी है आपने। ठीक है जी। अब पहली बात हम करते हैं कि हमने चीजें कब सप्लाई की थी, 1 सितंबर को। 1 सितंबर। यस ठीक सर। है। कस्टमर ने हमें क्लेम कब किया, 15 अक्टूबर को। हमारा ईयर एंड कौन सा था, 30 सितंबर। 30 सितंबर। यस ठीक सर। है। नो डाउट हमें क्लेम ईयर एंड के बाद आया है, यस सर। लेकिन हमने ये देखना है कि जो क्लेम आया है क्या वो चीजों का वो फॉल्ट ईयर एंड पे एग्जिस्ट कर रहा था। पहली बात तो ये कि हम चीजें तो सप्लाई कर चुके थे। यस दूसरी सर। बात ये है कि चीजें अचानक थोड़ी खराब हो गई, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं उसने बताया कि अचानक खराब हो गई। इट मीन्स यस कि सर। कंडीशन 30 सितंबर को ही ठीक नहीं थी, यस सर कि राइट। हालत कुछ बेहतर नहीं थी। तो ये तब से ही इस हालात में थे। तो इसलिए ये क्या है, हमारे लिए एक एडजस्टिंग इवेंट है। हमें 30 सितंबर 2015 के एंड के ऊपर ही इसको एडजस्ट करना चाहिए। करना। और जो हमारे लॉयर साहब कह रहे हैं क्लेम की अमाउंट हमारे लिए आएगी एस्टिमेटेड, मींस देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट कौन सा था, जब आपने वो चीजें सप्लाई सेल की। की। अब ऑब्लिगेशन आपके लिए क्या है कि आपने उस बंदे को कंपनसेट करना है। एंड यू कैन मेजर दैट रिलायबली एज वेल, क्योंकि आपके लॉयर ने आपको बता दिया कि भाई आपको 5 लाख रुपया देना पड़ना है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ईयर एंड के ऊपर ये प्रोविजन बना लेनी चाहिए अपनी बुक्स में, एज ए कंपनसेशन पेएबल हो सकती है। दूसरी तरफ इसको एक्सपेंसेस में एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ? नो सर। आई होप एवरीवन इज क्लियर। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोविजन जो आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए। अच्छा, अगली बात जो अर्जिना सेल्स डायरेक्टर साहब आए हैं जी, हु वाज डिसमिस्ड ऑन 15 सितंबर हैज लॉन्च्ड अ क्लेम फॉर ₹100,000 फॉर अनफेयर डिसमिसल। Georgina's legal advisor believed that there is no case to answer and therefore think it's unlikely that this claim will succeed। अच्छा, अनफेयर डिसमिसल पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता प्रॉपरली, लेकिन दुनिया में ये लॉ है कि आप अनफेयर बेसिस के ऊपर किसी को डिसमिस नहीं कर सकते आप उसकी जॉब से। तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो वो माशाल्लाह से एम्प्लॉय जो है वो अच्छा खासा एम्प्लॉयर को घसीटता है कोर्ट्स के अंदर। घसीटना भी खैर सर आप पाकिस्तान में होता है, तो नहीं है सर वो आप तो आप। मिठाई ना खाएं फिर। हाँ, क्या हुआ? आप आप मिठाई ना मिठाई खाएं। ना खाएं। हाँ, मिठाई नहीं खाए। बिल्कुल नहीं खानी मैंने, इसलिए ये सारी चीजें मैंने, सोहन हलवा भी है उसमें, तो ये सारी चीजें मैंने एज इट इज उठा के ऑफिस ले जानी है। तो सर ये आप बताया आपने, अब आप चाह रहे हैं हम आपको रोकें कि सोन हलवा खा लें। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रुकना चाहता। इसी तरह कराची ट्रिप में मुझे हमारे काफी सारे लोग मिले हैं, वो भी कोई मुझे कह रहा था जी आप हमारे साथ डिनर करें, कोई कह रहा था लंच करें। तो मैंने उनको भी इसी तरीके से घुमाई रखा। मैंने कहा ये चंद पैसे, हालांकि वो तो कंपनी के लगने हैं, मैंने तो लंच कंपनी के खाते से करना है और डिनर करना है, तो मैं कंपनी के पैसे बचा के इन सप्लायर कस्टमर्स के पैसे लगवा के जरूर इनसे ओब्लाइज होना है।
तो मैंने किसी को लिफ्ट नहीं कराई बल्कि मैंने अपनी कंपनी की तरफ से पेमेंट्स की जिससे भी मिला और आके अपने बिल क्लेम कर लिए। मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतर है, एटलीस्ट दे आर ओब्लाइज्ड नॉट मी। और ये वाकई चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वाकई इफेक्ट करती हैं आपकी डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि हम तो कंपेयर कर रहे होते हैं ना लोगों को और हमने उसमें से फाइंड करना होता है कौन सा ज़्यादा रिलायबल है। तो जिन्हें ज़्यादा रोटी खिलाई होती है ज़्यादातर उसकी तरफ ही दिल जाता है अच्छा खैर तो ये भाई अनफेयर डिसमिस हो गए डायरेक्टर जो है हमारे सेल के, और इन्होंने हमारे खिलाफ केस भी फाइल कर दिया। अब देखने की बात ये है कि नो डाउट उन्होंने 15 सितंबर को हमने उनको डिसमिस किया था, ड्यूरिंग द ईयर ही है और पिछले साल से रिलेट कर रहा है। केस उन्होंने बाद में भी फाइल किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंट अगर ईयर एंड के अंदर था तो एडजस्टिंग हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे लॉयर फरमा रहे हैं कि ये केस आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, मींस देयर इज no probable obligation and there is no expected outflow of funds as per the lawyer, so we don't need to record any kind of provision for this as well। हमें कोई provision रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है और ये कोई इतना मेजर इवेंट भी नहीं है कि जिसको हम डिस्क्लोज करें, इसको डिस्क्लोज करने की भी कोई जरूरत नहीं। तो ये ना तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमारी उस लेवल के ऊपर बन रही है क्योंकि इट्स अनलाइकली कि ये क्लेम जो है वो सक्सीड होगा। अगर यानी कि सॉरी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमारी ये बन सकती है क्योंकि देयर मे बी पॉसिबल चांसेस, क्योंकि हमारे लॉयर साहब कह रहे हैं कि पॉसिबली जो है हो भी सकता है, यानी कि ये चीज़ वो अगर कह रहे होंगे तो हमारे लिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बन सकती है, प्रोविजन नहीं बनेगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 में क्या फरमाते हैं वो, जॉर्जिना हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू डू दिस। It has habitually operated a policy of allowing customers to return goods within 28 days, even where those goods are not faulty. Georgina's estimate that such a returns usually amount to 1% of the sales. Sales in September 2015 were 400,000. By the end of October 2015, prior to drafting the financial statements, so goods sold in September for rupees 3,500 have been returned। हाँ जी, बड़ी अच्छी दुकान है ये जो कहती है कि भाई चीजें अगर खरीद भी लो तो आप वापस कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है 28 दिनों के अंदर अंदर, एक महीना कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, पूरे 28 दिन रखे हैं। तो ऐसा कोई उन्होंने रूल नहीं बनाया हुआ, कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है उनके लिए, लेकिन वो इसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कल चीजें जब डिस्कस की लास्ट हमने क्लास में, तो हमने ऑब्लिगेशंस को डिस्कस किया था। 2 टाइप्स थे ऑब्लिगेशंस के, एक तो लीगल था और दूसरा क्या था, कंस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर कब होता था, जब हमारी पास्ट प्रैक्टिस उन जो भी लोग इफेक्ट हो रहे होते थे उनके माइंड में एक्सपेक्टेशंस रेज कर देती थी। तो इसमें कुछ ऐसा ही है, हमारी पास्ट प्रैक्टिसेस जो है उन्होंने उसने कस्टमर के माइंड में एक एक्सपेक्टेशन रेज कर दी हुई है कि वो चीजें वापस कर सकते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो ये हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन तो बनता है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या है, हमने चीजें बेची हैं तो हमें इसको प्रोविजन रिकॉर्ड करना चाहिए अपनी बुक्स में। अब देखना ये है कि कितनी वैल्यू पे वैल्यू करना चाहिए। हम नॉर्मली 28 दिन में चीजें रिटर्न करने की इजाजत देते हैं लोगों को, तो अब देखा जाए तो कितने दिनों की चीजें हमें वापस आ गई होंगी और कितनी अभी भी आनी है। हम अपनी स्टेटमेंट 15 अक्टूबर को ड्राफ्ट कर रहे हैं बैठे हुए, तो टोटल हमें प्रोविजन बनानी है एक्चुअली 28 दिनों की सेल्स की, यानी कि सितंबर में से जो सेल हुई है उसमें से जो 28 दिनों की सेल है उसके अगेंस्ट हमें प्रोविजन बनानी चाहिए। तो उसमें से 3,500 अभी तक वापस आई है, बाकी आ भी सकती है, लेकिन पूरे 28 दिनों की हमें प्रोविजन बनानी चाहिए। सितंबर में हमने टोटल सेल कितनी की है, 4 लाख रुपया, ऐसा ही है जी। यस सर। उस 4 लाख में से 28 दिन की सेल जो है वो वापस आ सकती है, क्योंकि जो 1 और 2 सितंबर थी उनकी तो 28 दिन जो है वो 30 सितंबर से पहले पहले एक्सपायर हो गए थे। अब जिस बंदे ने 3 सितंबर को हमसे परचेज किया था वो हो सकता है 1 अक्टूबर को वापस कर जाए, जिसने 4 को किया था वो भी हो सकता है 2 अक्टूबर तक उसके पास टाइम है, वापस कर सकता है। तो देखा जाए ईयर एंड के से 28 दिन पीछे तक की जो सेल है वो हमारे लिए
प्रोविजन बन सकती है कि वो हमें वापस आ सकती है। फिर उसमें से भी सारी नहीं आती, कितनी आती है, 1% ऑफ वन दिस परसेंट वापस आती है। तो पहले 4 लाख को हमें 28 दिन की सेल निकालना पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो हमें कितनी सेल आती है वो थ्री बताएं मुझे। 3,73,333। 3,73,000 समथिंग, उसका यस सर। 1% निकाल लें। 3,733। हाँ, 3,733। थ्री। दिस इज द टोटल प्रोविजन वी कैन रिकॉर्ड इन आवर बुक्स। इसमें से 3500 तो पहले ही वापस आ गई है, वो तो प्रोविजन एडजस्ट हो ही जाएगी। और जो बाकी की 200 समथिंग रह गई है, वो भी जब आएंगे तो वो भी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। यस सर। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस सर। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वन, ऑन 15 सितंबर एक और वाकया हुआ जॉर्जिना में। Georgina announced in the press that it is to close one of the divisions in January 2016. A detailed closure plan is in place, and cost of closures are reliably estimated to rupees 300,000, including 50,000 for staff relocation. हाँ जी, ये कल हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की लास्ट क्लास के अंदर, रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन। रिस्ट्रिक्शन सर। रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन कब बनाई जाती है, जब आप मेजर किसी चीज अपने स्ट्रक्चर्स को रीस्ट्रक्चर करें, लाइक किसी सेक्शन को बंद कर रहे हैं, किसी जोग्राफिकल लोकेशन को बंद कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं, कोई फंडामेंटल मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आपके लिए रीस्ट्रक्चरिंग कहलाती हैं। तो ये तो पहली बात तो इसमें मैच कर रही है कि आप अपना एक पूरा डिवीजन बंद कर रहे हैं, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग की एम्बिट में आ सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि हमने ये बात की थी कि ये नहीं कि सिंपली एक मैनेजमेंट का डिसीजन हो गया रीस्ट्रक्चरिंग का अंदर खाते तो आपने उठा के प्रोविजन बना देनी है। उसमें ये है कि एक डिटेल्ड प्लान हो, मैनेजमेंट उसके ऊपर अमल कर रही हो, और वो डिटेल्ड प्लान अनाउंस हो चुका हो, और जो लोग इफेक्ट हो रहे हो उनके माइंड्स में एक्सपेक्टेशंस रेज हो चुकी हो, तो तब आपको रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बनानी होती है। और आपने प्रोविजन बनाते हुए ये भी ज़हन में रखना होता है कि ओनली डायरेक्टली रिलेटेड टू द रीस्ट्रक्चर जो आपकी कॉस्ट है, सिर्फ उसकी प्रोविजन बने, और उसमें रीलोकेशन ऑफ स्टाफ नहीं आ सकता। उसकी वजह ये कि आपने रीलोकेट जिस स्टाफ को किया उसको तो आपने रिटेन किया, तो वो तो आप चाहते अगर टर्मिनेट कर देते तो वो कॉस्ट तो आपकी रेलिवेंट बनती है, लेकिन आप अगर किसी को रिटेन करना चाहते हैं तो वो उसको रिटेन करने की कॉस्ट है, वो आपकी रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट नहीं है। नहीं है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं अब ये सारी चीजें, तो ये एक डिवीजन को बंद कर रहा है, ठीक है, ये रीस्ट्रक्चरिंग है। बंद करने की डेट भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके प्लान के अंदर, वो भी इसमें क्लियर है कि उसने जनवरी 16 तक उसको बंद कर देना है। उसके पास डिटेल्ड प्लान भी है, उसकी वो कॉस्ट भी रिलायबली मेजर कर सकता है, और उसने इस चीज को अनाउंस भी कर दिया हुआ, मींस जो लोग उससे इफेक्ट होने वाले दे नो इट वेल। अब ये सिर्फ मैनेजमेंट के दरमियान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक डिसीजन नहीं है, बल्कि ये अनाउंस्ड है। बाज़ औक़ात वो कैसा सिनेरियो आपको देता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन किया हुआ होता है, लेकिन वो अनाउंस्ड नहीं होता। जब वो अनाउंस नहीं होता तो जाहिर है जो इफेक्ट हो रहे होते हैं उससे लोग, उनके माइंड में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं आई होती, इसलिए कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं बना होता। तो इस केस में क्या है कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बना हुआ है, अनाउंस हो चुका हुआ है। तो और वो एस्टिमेट कर रहा है कि 3 लाख रुपया रीस्ट्रक्चरिंग पे लग जाना है, जिसमें 50,000 रीलोकेशन का है। ये आप निकाल देंगे 50,000, सिर्फ 2.5 लाख रुपया जो बाकी बच जाएगा उसकी आप एक प्रोविजन रिकॉर्ड कर देंगे 250,000 की रीस्ट्रक्चरिंग की। ये बात समझ में आई है आप लोगों को? जी सर। चले, अच्छा हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने काफी हद तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वाला कोई देखते हैं जी, नेक्स्ट में क्या फरमा रहा है। अब हम ये तकरीबन सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने IAS 10 की जो चीजें थी वो भी डिस्कस कर ली हैं, उस दिन तक हमने नहीं की हुई थी, तो इसलिए हम इग्नोर कर रहे थे। सर लास्ट लेक्चर में सिर्फ यही आपने किया था, रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह के ऊपर ही बात की थी, क्योंकि मैंने लास्ट जी लेक्चर जी नहीं लिया। बिल्कुल, तो क्योंकि आप सो रहे होंगे। नहीं सर। अच्छा, जागते हुए नहीं लिया? सर मैं गया बता कहीं। अच्छा, तो कोई मसला नहीं। अब तो ये मसला ही खत्म हो गया कि कहीं जाके आप लेक्चर नहीं पढ़ सकते। आपके पास गाड़ी ये चला रहा था। होता है,
गाड़ी चला रहा था सर। लैपटॉप भी जरूरत नहीं है, गाड़ी मोबाइल चला रहा था। डाटा गा, गाड़ी में गा, बैठे हुए तो सुन सकते हैं। सर चलाते हुए तो ना सुन सकते। चलाते हुए सामने स्क्रीन वो रखा नहीं होता मोबाइल होल्डर, उस पे आपने मोबाइल लगा के चला देना था, आप कुछ भी ना बोलते, आपने सर सिर्फ वैसे सुनना था। वो वैसे जो आप वाकयात कुछ वो अच्छे नहीं है लेडी ड्राइविंग गागा के। सुन रहे थे, यू वर नॉट सपोज टू लिसन हर, उसके गाने लेडी छोड़ गागा? के मुझे सुन लेना सर था। ये कौन है? अरे जिस सिंगर, तुम्हें पता है अच्छे तरीके से, मेरा मजाक ना उड़ाओ। मतलब किसी भी सिंगर को जो सुन रहे थे, उसके गाने सुन रहे थे ड्राइव करते हुए, तो उसकी जगह मुझे सुन लेते। सर तो नहीं, खुला सिद्धू खुला सिद्धू की छोड़। बात कर रहे हैं आप, कहाँ लेडी गागा की बात कर रहे हैं? सिद्धू मूसे वाला। अच्छा, ओ माशाल्लाह, ठीक है, वही सुना दो। अच्छा जी, इस एग्जांपल को देखते हैं क्या बात हो रही है। अर्ली इनकॉर्पोरेशन इज फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। ये 2014 के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल कर रही है। अगेन डेट को ध्यान से देखना है क्योंकि इसके ऊपर बेस करके हमारे आगे सारे डिस्कशंस होती हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स हैव बीन arisen since the year end and financial director has asked you to comment on the final accounts। यानी कि जो फाइनेंशियल डायरेक्टर आप लोगों से ये चीजें पूछ रहा है उसके हालात चेक कर लें कि वो खुद क्या है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए। आपने अब उसको मशवरे देने हैं। At 31st December 2014, trade receivables included a figure of 250,000 in respect of, बड़े मुश्किल सा नाम है, डेंगी। नडिंजे, डेंगी नडिंजे डेंगी या सर। नडिंजे, डेंगी क्या कर लेते बनेगा। हैं। चलो डेंगी कर लें, हाँ डेंगी सूट्स मोर। सो यस सर, डेंगी डेंगी इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑन 8 मार्च 2015, यानी कि ईयर एंड के बाद का एक वाकया हो रहा है। when the current debt was 200,000, जबकि उससे सिर्फ 2 लाख रुपया हमने लेना था, बाकी तो वो दे चुका था। डेंगी इनकॉर्पोरेशन वेंट इनटू रिसीवरशिप। रिसीवरशिप क्या होती है? इट्स जस्ट लाइक लिक्विडेशन, कि कंपनी के हालात बहुत बुरे हैं, उसकी लिक्विडिटी तबाह हो जाए तो फिर रिसीवर्स अपॉइंट हो जाते हैं, जैसे लिक्विडेटर्स अपॉइंट हो जाते हैं। वो रिसीवर्स बेसिकली क्यों अपॉइंट होते हैं, ये लॉ की वजह से एक टर्म है, इसलिए नॉर्मली होते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर लोग रिलाय नहीं कर पा रहे होते, तो वो एप्लीकेशन दे देते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी के बहुत बुरे हालात हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ में वो ये प्रोविजन अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन दे देते हैं जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे एससीसीपी है उसमें, कि आप इस कंपनी के ऊपर रिसीवर्स अपॉइंट करें, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो डेलिबरेटली फंड्स इधर उधर मूव कर सकती है और कंडीशंस लिक्विडिटी की बहुत बुरी हैं। जो भी उसके डेटर्स होंगे, सॉरी क्रेडिटर्स होंगे, वो कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उस बेस के ऊपर रिसीवर्स अपॉइंट हो जाते हैं, वो थर्ड पार्टीज होती हैं। नॉर्मली इसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही आके बैठते हैं, कोई ना कोई फर्म एज अ रिसीवर अपॉइंट हो जाती है। वो फिर कंपनी के अकाउंट्स कंट्रोल करती है जब तक उसकी कंडीशंस बुरी हों, और उनको फिर वो डिसबर्स करती जाती है, पैसे लेती जाती है, रिसीवेबल से रिसीव करती है, और जिस जिसके पे करने होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ उनको पेमेंट्स करती जाती है। तो ये नॉर्मली ऐसी कंपनी होती है जहां पे पैसे आपके बेसिकली मर गए होते हैं, आप यही समझते हैं कि हथों नहीं मिल रहे। तो डेंगी साहब जो है वो ऑलरेडी रिसीवरशिप में जा चुके हैं, यानी कि उनकी कंडीशन ये है कि उतों पैसे निकलना उन मुश्किल ही है। तो अब रिसेंट करस्पॉन्डेंस जो आपकी हुई है विद द रिसीवर, जो रिसीवर अपॉइंट हुए थे ABCD एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट जो अपॉइंट हुई थी, उसके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन हुई वो इंडिकेट कर रही है दैट नो डिविडेंड विल बी पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अच्छा, डिविडेंड की बजाय उसको पेमेंट लिखना, तो वर्ड उसने गलत टाइप कर दिया। ये आइसक्रीम मैंने तो नहीं खाई बहरहाल। तो अब रिसीवर साहब की जो करस्पॉन्डेंस हो रही है उससे हमें पता लग रहा है कि पैसे कोई नहीं मिल रहे। तो अब क्या करना चाहिए? ईयर एंड पे आपने कितना पैसा लेना था उससे? 2.5 लाख रुपया। उसमें से 8 मार्च तक उसने आपको 50,000 रुपया तो पे कर दिया है। 8 मार्च को अभी भी आपने उससे पैसा लेना है, कितना? 2 लाख रुपया। 2 लाख। अब देखा जाए तो ये 2 लाख आपको नहीं मिलना, तो ये आपका एक बैड डेट है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये बैड डेट 31 दिसंबर 2014 वाले साल में रिकॉर्ड होना चाहिए या नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए? नेक्स्ट ईयर। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि क्या दीज कंडीशंस वर इन एग्जिस्टेंस एट द ईयर एंड, या ये कंडीशंस अभी अराइज हुई हैं। नो डाउट रिसीवरशिप तो अभी वहां पे अपॉइंट हुए होंगे, लेकिन
रिसीवरशिप में जाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब कि कंपनी को तबाह बर्बाद करना पड़ता है, जो एक लॉन्ग ट्रैक होता है। एक दिन में कंपनी जो है वो रिसीवरशिप में नहीं जाती। तो इसका मतलब है इस कंपनी के हालात हमारे ईयर एंड पे ही बड़े पतले थे, तभी इसके हालात बहुत बुरे थे। और इसलिए जो ईयर एंड पे ही हम बात करें तो ये हमारे पैसे हमें वापस करने जोगी नहीं थी। तो इसलिए ये जो 2 लाख रुपए की प्रोविजन बनती है, प्रोविजन 2 लाख की बनेगी क्योंकि 50,000 उसने दे दिया है। तो ये जो रिसीवरशिप की अपॉइंटमेंट के ऊपर हमें फर्दर एविडेंस मिल गया है कि जो हमने पैसे उससे लेने थे उनमें से 2 लाख रुपए जो भी रहते हैं वो हमें नहीं दे पाएगा। और ये ईयर एंड पे ही इसके हालात ऐसे थे, इसलिए प्रीवियस ईयर में ही इसको प्रोविजन को रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ठीक है जी। और ये कहानियां सारी आपने लिखनी है, सिर्फ यही नहीं लिखना कि हम प्रोविजन बना देंगे या हम प्रोविजन नहीं बना देंगे ईयर एंड के ऊपर। आपने उसको पूरी स्टोरी लिखनी है कि रिसीवरशिप जो होता है जब कोई कंपनी उसमें जाती है तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से जाती है, इसलिए ये कंडीशंस ईयर एंड पे एग्जिस्ट कर रही थी, इसलिए हमें एंड जो है इस प्रोविजन को ईयर एंड के ऊपर रिकॉर्ड करना चाहिए। रिसीवरशिप की अपॉइंटमेंट एक इवेंट है जिसको हम एडजस्टिंग इवेंट कह रहे हैं, क्योंकि हमें फर्दर एविडेंस दे रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस एट ईयर एंड वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे अस 200,000। ठीक है जी। यस। तो ये डिस्क्लोजर्स ही देना है इसको, इस चैप्टर तो के ये नहीं देना, इसका प्रोविजन बनाना है बकायदा। ओके। और उसमें प्रोविजन के नीचे बिल्कुल डिटेल्स लिखी जाती हैं कि आप प्रोविजन किस चीज की बना रहे हैं, तो वो डिस्क्लोजर ऑटोमेटिकली बन जाता है। ओके। ठीक है। और सिंपली डिस्क्लोजर नहीं लिख देना कि ओनली डिस्क्लोजर, वो ओनली डिस्क्लोजर में तो फिर आप प्रोविजन नहीं बनाते, फिर तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज हो जाता है। तो इसमें आपने प्रोविजन बनानी है और प्रोविजन की डिटेल्स आपने लिखनी होती है नोट्स के अंदर कि इस प्रोविजन की डिटेल है क्या, कैसे बनी है, क्यों बनी है। अच्छा, अब इसका अगले वाला वाकया पढ़ लेते हैं। इसके वाकयात ही बड़े हैं माशाल्लाह कंपनी के। ऑन 15 मार्च 2015 अगेन आफ्टर द ईयर एंड, वो क्या कह रहा है, अर्ली इनकॉर्पोरेशन सोल्ड इट्स फॉर्मर हेड ऑफिस बिल्डिंग वाइटली वुड, बड़ा सोना नाम से वैसे बिल्डिंग था, फॉर 2.7 million। At the year end, the building was unoccupied and carried at a value of 3.1 million। हाँ जी, आपने बिल्डिंग जो है वो बेच दी है। बेची कितने की है? 27 लाख की, किताबों में आ रही है 31 लाख में। अब सोचने की बात यह है कि लॉस हो गया है आपको, 2.7 में बिकी है और 3.1 बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू थी, 4 लाख रुपए का लॉस है। सोचना ये है कि ये लॉस आपका 31 दिसंबर 2014 से रिलेटेड है या अगले साल से रिलेटेड है। ठीक है जी। हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी इम्पेयरमेंट टेस्ट की, कि हम नॉर्मली हर ईयर एंड के ऊपर अपने एसेट्स के जैसे इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। जैसे हमने इन्वेंट्री की भी बात की थी कि एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर उस पर वैल्यू करना हो, तो हमें जो सब्सिक्वेंट पीरियड में उसकी सेल होती है वो नॉर्मली इंडिकेट कर देती है कि ये ईयर एंड के ऊपर इसकी वैल्यू कम तो नहीं हो गई हुई थी। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बिल्डिंग की सेल जो है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि ईयर एंड के ऊपर इसकी वैल्यू कम हो गई हुई थी। तो इसका एक इम्पेयरमेंट टेस्ट होना चाहिए। तो इसका अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट में ये चीज शो हो जाती है कि दिस बिल्डिंग वाज ऑलरेडी इम्पेयर्ड एट 31 दिसंबर, तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करके इसकी वैल्यू को कम कर देना चाहिए, और ये लॉस जो है वो 31 दिसंबर 2014 में ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो सेल उसकी कम वैल्यू में हुई है, ये इंडिकेट कर रही है कि बिल्डिंग की वैल्यू एट ईयर एंड ही कम हो चुकी हुई थी। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट बाज़-औक़ात एग्जामिनर दे देता है कि वो कहता है जी बिल्डिंग सस्ती इसलिए बिकी है, फॉर एग्जांपल कि जनवरी में इस बिल्डिंग को आग लग गई थी और इसका आधा चल गया था। तो अब ऐसी सूरत में वो जो वाला इवेंट है वो एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, वो वन ऑफ इवेंट होता जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हुई होती। तो वन ऑफ इवेंट की सूरत में वो ईयर एंड के बाद हुआ था फॉर एग्जांपल, तो फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि ईयर एंड पे तो बिल्डिंग की वैल्यू ठीक थी, इसलिए पिछले साल में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये लॉस इसी साल में रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, बल्कि ये हालात यही बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग की वैल्यू ईयर एंड के ऊपर ही कम हो चुकी हुई थी।
तो हम इसका एक इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। इफ इट इज इम्पेयर्ड तो हम इसकी इम्पेयरमेंट 31 दिसंबर 2014 को चार्ज कर देंगे। ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, आगे बात हो रही इन्वेंट्रीज। एट द ईयर एंड इंक्लूडेड 650,000 ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकल्स। माशाल्लाह, ट्राइसाइकल्स तिन्ना पहियां वाली साइकिल याद होएगी मेरे ख्याल में, बचपन में आप लोगों ने चलाई होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल नहीं होती थी। तो ये थोड़ी सी एडवांस बात हो रही है कि इन्वेंट्री में 6.5 लाख के इलेक्ट्रिकल ट्राइसाइकल्स पड़े हुए थे। दी ऑप्सने, माशाल्लाह बड़ा ही नाम अजीब सा है। In January 2015, the European Union declared that tricycle to be unsafe and prohibited it from sales. An alternative market of Mongolia is being investigated through the current, although the current price is expected to be cost less 30%. जी, बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है। आपकी इन्वेंट्री में 6.5 लाख के ट्राइसाइकल्स पड़े हुए हैं जो आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि आपको सेल नहीं करने चाहिए क्योंकि ये सेफ नहीं है। ये लॉ कब आ रहा है? जनवरी। गवर्नमेंट ने ये लॉ कब दिया है? जनवरी जनवरी 2015। जनवरी 2015 में। आपके ईयर एंड पे ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा था? नो सर। नहीं। ठीक है, तो ठीक है, इसकी वैल्यू तो कम होगी इन्वेंट्री की, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में जाके चार्ज नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज Law दिस नहीं था। लॉ वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस एट At the year end. 2014. This law Yes, sir. was introduced in January 2015, due to which value of the inventory has been should be reduced. ठीक है जी। अब करना इसको क्या चाहिए? कॉस्ट है इसकी 650,000। Yes, अब sir. ये इससे भी कम रिकवरेबल वैल्यू इसकी रह गई है इसका 70%, क्योंकि 30% उड़ गई है ऊपर से, तो इसका Yes, जो sir. 70% रह गई है वो एनआरवी हो जाएगी। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ऑफ कोर्स एनआरवी इज लोअर, उसमें इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे और इस लॉ को रिकॉर्ड 455,000. करेंगे दिसंबर 2015 वाले फाइनेंशियल्स में, Yes, sir. बिकॉज लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द ईयर एंड। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. पॉइंट नंबर डी देखें, मैंने साथ साथ खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आइसक्रीम से गला खराब हो जाता है, लेकिन आइसक्रीम नहीं है, इट्स एक्चुअली नट्स है। तो मैंने कहा कुछ गला खराब ना हो जाए, लेकिन आइसक्रीम नहीं, वो नहीं, मैंने उनकी मिठाई नहीं खाई अभी तक। अच्छा, So, Stingy Incorporation, a subsidiary in Ottersoning, was nationalized in February 2015. The Ottersoning authorities have refused to pay any compensation. The net assets of Stingy Incorporation have been valued at 200,000 at the year end. लो जी, ये दौर आ गया हमारे उसी दौर का जब नेशनलाइजेशन करवाई थी भुट्टो ने। तो ये भी कोई मुल्क ऐसा ही है, वहां पे एक स्टिंगी इनकॉर्पोरेशन है, सब्सिडरी इन आउटर सोनिंग। अब आउटर सोनिंग पता नहीं किसी कंट्री का नाम है, किसी जगह का नाम है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल वहां पर इसकी एक सब्सिडरी थी, वाज नेशनलाइज्ड। वहां की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम इन एंटिटीज को नेशनलाइज कर रहे हैं, ये सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग नस्ते यहाँ से निकलें। इन February 2015, कब ये अनाउंसमेंट हो रही है? February 2015 में, हमारे ईयर एंड के बाद। The outer zoning authorities have refused to pay any compensation. पूरे का पूरा ही राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कह दिया मैं किसी किस्म की compensation भी नहीं आपको पे करने वाला। माशाल्लाह, कोई डिक्टेटर, स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, martial law. माशाल्लाह, कोई स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर है जिसने उड़ा के रख दिया है। The net assets of Stingy Incorporation have been valued at rupees 200,000 at the year end. तो होना क्या चाहिए आपको? ये एसेट्स 2 लाख रुपए के हो जाने चाहिए। Right off. लेकिन देखा जाए तो ये नेशनलाइज कब हो रहा है? February प्रीवियस ईयर में 2015. जाके आप इसको नहीं कर सकते, लेकिन ये एक मेजर इवेंट है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इफेक्ट कर सकता है। Yes, sir. इसलिए आपको एक प्रोविजन बनाने की तो जरूरत नहीं है दिसंबर 2014 में, क्योंकि ये दिसंबर 2014 के एंड के ऊपर ये इवेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कोई ऐसा Disclosure. लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था।
ये सडन एक इवेंट हुआ है जो ईयर एंड के बाद हुआ है, इसलिए इसलिए इसकी एडजस्टमेंट्स तो 2015 में ही होनी चाहिए, लेकिन 14 के एंड के ऊपर आपको इस इवेंट को इसलिए डिस्क्लोज करना चाहिए कि इट्स अ मटेरियल इवेंट विच कैन अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द अल्टीमेट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो इसलिए आप इसको डिस्क्लोज करेंगे, उसमें ये अमाउंट भी लिखेंगे कि कितनी एसेट्स की वैल्यू थी विच यू आर गोना लूज एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेड कंपनसेशन फ्रॉम दैट स्पेसिफिक गवर्नमेंट एज वेल। तो ये आप उसमें लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये डिस्क्लोज होगी एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होगी एज अ प्रोविजन, क्योंकि ईयर एंड के ऊपर ये कंडीशंस इन एग्जिस्टेंस नहीं थी। अच्छा, फिर आ गया ई, फ्रीक फ्लड्स कॉस्ट ₹150,000 damages to the South Court branch of early incorporation in January 2015. The branch was fully insured. हाँ जी, फ्लड आ गया, लॉस हो गया। सर 1.5 लाख रुपए का फ्लड कब आया? जनवरी में। बड़ा सियाना था, दिसंबर तक नहीं आया। तो क्योंकि दिसंबर तक ही आया नहीं है, बहुत ही अक्लमंद किस्म का फ्लड था, इसलिए दिसंबर में ये भी वन ऑफ इवेंट है। ये भी कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जो कंटिन्यूस जो अकामुलेट होके एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इसको ईयर एंड के ऊपर आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये जनवरी में ही रिकॉर्ड होगा एज एन एक्सपेंस। और इंश्योरेंस की जहां तक बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोविजन एक अलहदा बात है, इंश्योरेंस एज एन एसेट आ जाना एक अलहदा बात है। इंश्योरेंस का एसेट आप उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक आपका राइट जो है वो क्लेम जो है वो अप्रूव नहीं हो जाता, इसलिए उसको आपने कभी नेट ऑफ करने की कोशिश नहीं करनी। प्रोविजन को अलहदा रिकॉर्ड कर देना है और उसको अलग से रिकॉर्ड कर देना अगर वो रिकॉर्ड करने के काबिल हो। तो इसमें आपने यही बताना है कि ये ईयर एंड के बाद का इवेंट है, इसलिए आपने इसको नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि फ्लड आया है अगले साल में है और अगले साल में रिकॉर्ड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है इसमें कि ऑन 1 अप्रैल 2015 अर्ली अनाउंस्ड राइट इशू ऑफ 15 मिलियन। अगेन ये राइट इशू जो है अप्रैल 15 में अनाउंस किए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये अनाउंस नहीं हुए, इसलिए प्रीवियस ईयर में जाकर रिकॉर्ड नहीं होंगे, बल्कि 15 में ही रिकॉर्ड होंगे। बट क्योंकि ये एक मेजर इवेंट है, शेयर होल्डर स्ट्रक्चर आपका चेंज हो सकता है इससे, तो इसका डिस्क्लोजर कर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में विल बी हेल्पफुल फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए आपको इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पे एक? जी इस पॉइंट को एफ पॉइंट सर, ये अप्रैल में हो रहा है, ठीक है? तो अगर अप्रैल से पहले तक हमारी जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हम वो रिलीज कर चुके होते हैं, हाँ, तो फिर शेयर होल्डर्स के कहने के बाद, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डील इस चीज को करता है कि आपके ईयर एंड से लेके आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन तक के इवेंट्स हो सकता है कि कंपनी इतनी तेज हो जो दिसंबर ईयर एंड के बाद जनवरी में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर दे। तो सर अब हम कहाँ कैसे इसको करेंगे? हम मतलब ऐसे ही ले लेंगे अपने पास से, इसको कर देंगे कि डिस्क्लोज करना है हमने इसको? उसमें लिखा होगा कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज हो रही हैं, इसमें उसने ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन सर हमें डेट तो नहीं ना पता कि कब फाइनलाइज हो जाएंगी वो, फिर क्या दिसंबर एंड तक चलती रहेंगी? इज फाइनलाइजिंग, तो अभी ये फाइनलाइज हो रही हैं और उसी दौरान अप्रैल आ गया है। ओके सर, अदरवाइज वो ऐसा नहीं लिखता। ओके सर जी। अब बाकी के इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं, ये प्रोविजंस वाले और IAS 10 वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, देखें उसमें जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कल डिस्कस करें। I will expect you guys to solve the